नमस्कार दोस्तों। मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक ऐसा किस्सा जिसे सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उस रोज़ मैं सफ़र के दौरान एक ऐसी खौफनाक जगह से गुजरा था जहां से मेरी जान बच पाना बहुत ही मुश्किल हो गई थी। और जब किसी तरह मैं बच भी गया तो उसका खमियाजा मुझे आज भी भुगतना पड़ रहा है। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ मेरे साथ जिसे मैं आज भी भुगत रहा हूँ। दोस्तों, मेरा नाम सुनील है और मैं बिहार का हामिदपुर गांव का निवासी हूँ, जहां मैं अपने घर परिवार के साथ रहता हूँ। बात कुछ ऐसी थी कि उस रोज मैं कलकत्ता से अपने गांव का रुख कर रहा था। रात के ठीक 9:30 बजे मैंने ट्रेन पकड़ी, जिसमें सवार होकर मैं सफर तय कर रहा था। मगर मुझे क्या मालूम था कि मेरी जिंदगी के आने वाले पल कुछ भयानक दौर से गुजरने वाले हैं। खैर, इन सबका तो मुझे नहीं मालूम था, तो मैं तो बस अपनी सीट पर बैठे अपने सफर का आनंद ले रहा था। अक्टूबर का महीना था, तो रात का मौसम काफी मजेदार था। नहीं तो ठंड का एहसास हो रहा था और ना ही तो गर्मी की सफर में आग भी लग गई। और मेरी आंख तब खुली जब ट्रेन ने ब्रेक लिया। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो मैंने पाया कि ये तो वही स्टेशन है जहां पर मुझे उतरना था। लिहाजा मैंने तुरंत ही अपना बैग लिया और स्टेशन पर उतर गया। ट्रेन भी अब जाने का हॉर्न दे दिया, तो मैं भी स्टेशन के मेन गेट की तरफ चल पड़ा। अभी मैं मेन गेट की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी मैंने नोटिस किया कि स्टेशन पर काफी सन्नाटा है। मुझे लगा छोटा स्टेशन है, इसीलिए शायद यहाँ पर खामोशी पसरी हुई है। खैर, मैं ज्यादा बिना सोचे समझे स्टेशन से बाहर निकला और किसी सवारी गाड़ी को ढूंढने लगा। मैंने भी अपनी नजरें इधर उधर दौड़ा ही थी कि तभी मेरे फोन की रिंग बज उठी। मैंने फोन देखा तो फोन पर मम्मी थे, जो मुझे पूछ रहे थे कि मैं अभी कहाँ पर हूँ। तो मैंने उनसे कह दिया कि मैं अभी स्टेशन पर हूँ और किसी सवारी को ढूंढ रहा हूँ। इस पर मम्मी ने कहा, तुम भूल से भी किसी लाल रंग के ऑटो में मत बैठना। मम्मी आगे कुछ बोल ही रहे थे कि अचानक मेरे फोन की नेटवर्क गायब हो गया। फिर मैंने अपना फोन जेब में रख लिया और इधर उधर देखने लगा ताकि कहीं कोई सवारी मिल जाए। मैं थोड़ा और आगे गया ही था कि तभी मुझे दूर एक पेड़ के नीचे एक ऑटो खड़ा दिखा, जिसे देखते मैं उसके पास गया तो मैंने पाया कि ऑटो वाला कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। तो मैंने 2-4 आवाज भी दी ताकि वो यहाँ कहीं भी होगा तो वो आ जाएगा, लेकिन मुझे ना ही तो कोई आवाज आई और ना ही वो ऑटो वाला दिखा। अब मैं ये सोचने लगा कि क्या इतनी रात को मैं घर कैसे पहुंचूं। तभी मेरा ध्यान स्टेशन पर गया, तो मैंने वो स्टेशन पर ही रात कटाने की सोची। मैं भी स्टेशन की तरफ कदम बढ़ा ही रहा था कि तभी मुझे एक भारी आवाज सुनाई दिया। अरे सुनो, क्या काम है? मैं वो आवाज सुनकर झट से पीछे पलटा तो मैंने देखा कि एक हट्टा कट्टा सा आदमी मेरे सामने खड़ा है। मैं उस आदमी को अचानक वहां पर देखकर सन्न रह गया था। पता नहीं वो ऑटो वाला अचानक कहां से आ टपका, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ना तो वो आदमी था और ना ही उसके आने का कोई आहट सुनाई दी थी। ये सभी बातें मुझे हैरान कर रहे थे। खैर, मैंने गहरी सांस ली और नॉर्मल हुआ तो मैंने उससे कहा, वो भाई साहब, मुझे हामिदपुर जाना है, चलोगे क्या? इस पर सीधा उसने मुझे बैठने को कहा। ना तो उसने किराए के बारे में पूछा और ना ही कुछ और। खैर, मैं भी सीधा बैठ गया और फिर शुरू हुआ मेरा उस रात ऑटो का खौफनाक सफर। रास्ते के दोनों तरफ घने पेड़ थे। रात तो थी ही काफी, तो अंधेरा अपनी चरम सीमा पर गहरा हुआ था। सन्नाटे से गुजरते हुए ऑटो डर का एक अलग एहसास कर रहे थे। मुझे डर था कि कहीं कोई चोर ना मिल जाए, क्योंकि मेरे पास कुछ पैसे भी थे जो मैं अपने घर वालों को देने के लिए लाया था। तभी मेरा ध्यान ऑटो वाले पर गया तो मैंने देखा कि ऑटो वाला बिना कोई आवाज किए शांति से ऑटो चला रहा था। तो मैंने चुप्पी तोड़ते कहा, अरे भाई साहब, यहाँ इतना सन्नाटा है ना? तो ऑटो वाला ने जवाब दिया, यहाँ सन्नाटे के साथ साथ और भी कुछ है जो लोगों को सीधा ऊपर पहुंचा देते हैं। ये सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि एक तो रात का वक्त था, तो ऊपर से ऑटो वाले ने मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। खैर, मैं कुछ बोला नहीं और अपना बैग लिए चुपचाप से बैठा रहा। इसी बीच मेरी आंख लग गई और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि
ऑटो रिक्शा खड़ा हुआ है और ऑटो वाला कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं घबरा गया कि ऑटो वाला आखिर कहाँ चला गया। मेरी आंखें अभी उस ऑटो वाले को तलाश रही थी कि तभी मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। मेरा रोम रोम बुरी तरह से थरथरा उठा। मेरा दिल जोरों से लगातार धड़कने जा रहा था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऑटो से उतरकर यहाँ से भाग निकलूं। दरअसल दोस्तों, मैंने देखा कि वो ऑटो वाला सामने कब्रिस्तान में एक कब्र के पास खड़ा है और एक डरावनी हंसी के साथ मुझे अपनी ओर आने का इशारा कर रहा था। जब मैं उस ऑटो से नहीं उतरा तो वो ऑटो अचानक से हिलने लगा और मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि ये भला ऑटो अपने आप कैसे हिल रही है। इसी बीच जब ऑटो का हिलना बहुत ही तेज हो गया तो ऑटो इस कदर हिल रहा था कि मानो अभी पलट जाएगी। पर इस वक्त मुझे ऑटो में ही थोड़ा सा फील हो रहा था। पर जब ऑटो पलट गई तो मुझे मजबूरन ऑटो से बाहर निकलना पड़ा। पर मैं ऑटो से बाहर निकलते ही उस कब्रिस्तान से दूर भागने लगा। अभी मैं अंधाधुन भाग ही रहा था कि तभी उस रोड पर मुझे बहुत सारे बैग पड़े नजर आए। कुछ बैग तो खुले हुए थे जिसमें पैसे और गहने भरे हुए थे। पर मैं रुका नहीं, मैं भागता रहा। पर अचानक मेरे दोनों पैर मोटे और भारी हो गई, जिस वजह से मैं उसी सड़क पर जमसा गया। अब मैं जरा सा भी हिलडुल नहीं पा रहा था। मैं डर के मारे चीखने चिल्लाने रहा। पर उस वक्त उस रोड पर कोई मेरी चीख पुकार सुन सकता था तो वो कोई और नहीं, वो सिर्फ ऑटो वाला ही था जो पीछे कब्रिस्तान में था। कुछ देर तक तो मैं चीखता चिल्लाता रहा, पर जब किसी तरह का कोई भी फायदा नहीं हुआ तो मैं समझ गया कि होपलेस होने से जान नहीं बचेगा। अगर दिमाग से काम नहीं लिया तो शायद मैं कभी घर नहीं पहुंच पाऊंगा। और ये सोचकर पहले तो मैंने अपने आप को शांत किया और सही मौके का वेट करने लगा। अब मैं शांत खामोश उस रोड पर खड़ा रहा और अपने आसपास ही देख रहा था कि तभी एक लाठी लिए एक बुढ़िया आई। और जब उसने कहा चल मेरे साथ, तो पता नहीं कैसे मैं अपने आप उसके पीछे पीछे जाने लगा। और जब मैं उस बुढ़िया के पीछे पीछे वापस उसी कब्रिस्तान में पहुंच गया तो उस ऑटो वाले को वहीं पर खड़ा देखकर मेरी हिम्मत थोड़ी डगमगा गई। पर अचानक वो ऑटो ड्राइवर उस बोनी बुढ़िया को देखकर वहां से भाग खड़ा हुआ। उसे वहां से भागता देखकर मेरे चेहरे पर छाई सिकन थोड़ी कम तो हुई। और वही दूसरा अहम सवाल यह भी था कि मगर वो ऑटो वाला इस बोनी बुढ़िया से डरकर भागा क्यों, और ये बोनी बुढ़िया कौन है। अभी मेरे मन में ये सब सवाल चल रहे थे कि तभी उस बोनी बुढ़िया ने अपने लाठी कब्रिस्तान के एक कब्र पर इतनी जोर से मारी कि वो लाठी उस कब्र में आधी धंस गई। अभी मैं उस कब्र की तरफ ही देख रहा था कि तभी उस बोनी बुढ़िया ने मुझे उस लाठी को पकड़ने को कहा। और जैसे ही मैंने उस लाठी को पकड़ा तो मेरे हाथ से खून बहने लगा, जो उस लाठी से होते हुए उस कब्र के अंदर जाने लगा। ये देखकर मैंने अपने हाथ उस लाठी से हटाने की कोशिश की, पर मैं हटा ही नहीं पाया। कुछ देर में मेरे शरीर से इतना खून निकल गया कि मेरे आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। और जब मैं नीचे गिर पड़ा तो उस बोनी बुढ़िया ने मुझे मेरे सर के बालों से पकड़ा और घसीटते कहीं पर लेकर जाने लगा। वही मैं इतना कमजोर महसूस कर रहा था कि मैं बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहा था। इसी बीच घसीटे जाने की वजह से मैं बेहोश हो गया। और जब मेरी आंख खुली तो मैं किसी गहरे गड्ढे में था जिसमें काला चिपचिपा सा कुछ था जो मेरे पूरे शरीर में लगा हुआ था। मैंने किसी तरह से अपने आप को संभाला और उस गड्ढे से बाहर निकला तो आसपास मौजूद कब्रों को देखकर ये साफ हो गया कि मैं अभी भी उस कब्रिस्तान में हूँ। और कब्रिस्तान के किस हिस्से में ये तो मुझे नहीं पता चल रहा था। चारों तरफ कब्रें थी, जिस वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस ओर जाऊं। अभी मैं अपने चारों तरफ देख रहा था कि तभी मुझे वहां पर उन पेड़ों से पीछे से कुछ लोग निकलते हुए नजर आए जो मेरी तरह उस काले चिपचिपे चीज में सने हुए थे। मैं अभी उन्हीं को देख रहा था कि तभी वो बोनी बुढ़िया वहां पर आ गई तो उसको आते ही वहां पर बहुत ही तेज गर्मी हवा चलने लगी। देखते ही देखते मेरा पूरा शरीर जो काले चिपचिपे चीज से भीगा हुआ था अब वो सूखकर सख्त हो गया था, जिस वजह से मैं किसी जिंदा मुर्दे की तरह बन गया। और मेरे साथ साथ वो बाकी लोग भी ठीक मेरी तरह हो गई थी। इसी बीच वहां पर मौजूद
कब्रें चटकने लगी, एक के बाद एक हिलो को झकझोर कर देने वाले मंजर को देखकर अपने आप पर भी भरोसा नहीं हो रहा था, और जो कुछ हो रहा है वो सच है भी या नहीं। फिर जब वो बोनी बुढ़िया एक एक करके सभी भूत बने लोगों को चट के कब्र पर लेटाने लगी, तो मैं सोचने लगा कि आखिर ये बोनी बुढ़िया चाहती क्या है। अगर हमें मारना ही है तो एक बार में क्यों खत्म नहीं कर देती, ऐसे नौटंकी क्यों कर रही है। फिर जब उस बुढ़िया ने मुझे भी एक कब्र पर लेटा दिया तो अचानक मेरी आंखों के आगे अंधेरा पसर गया, और उस अंधेरे के पसरते वह सरसराती हवा एकदम से रुक गई और वहां पर एक गहरी खामोशी पसर गई। फिर जब मैंने अपने हाथ पैरों को हिलाया तो मैंने पाया कि मैं अपने हाथ पैरों को हिला पा रहा हूँ। मैं फौरन उठा और वहां से जाने के लिए खड़ा हो गया, पर दिक्कत ये थी कि अभी भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पर मैं अंदाजन चलता रहा, और जब मैं चलते चलते किसी से टकरा गया तो पहले तो मैं डर गया था, पर जब मुझे उस आदमी ने कहा, अरे आप अंधे हो क्या, तो वो आवाज़ सुनकर मुझे लगा कि ये कोई इंसान है। मैंने तुरंत कहा, अरे नहीं भाई, पर दिखाई नहीं दे रहा है, आप मुझे मेरे घर छोड़ देंगे तो बहुत ही मेहरबानी होगी। जिस पर उस आदमी ने मेरे घर का पता पूछा। फिर मेरे पता बताने के बाद वो आदमी बोला, ये तो काफ़ी दूर है, अब ऐसा करो, आज रात मेरे घर चलो, कल सुबह मैं आपका घर छोड़ दूंगा। मुझे भी उस वक्त उसके साथ जाना ही ठीक लगा, और मैं उसके साथ चला गया। वो मेरा एक हाथ पकड़े लेकर जा रहा था, तभी उसने कहा, आपको पता है यहाँ पर इस वक्त लोगों को एक बोनी बुढ़िया दिखती है, वो लोगों को अपने साथ कब्रिस्तान में ले जाती है और वही उन्हें मार डालती है। उस आदमी से मुँह से उस बोनी बुढ़िया के बारे में बात सुनकर मैं उसे डराना नहीं चाहता था। फिर उसने आगे उस बोनी बुढ़िया के बारे में बताया। बहुत पहले वो बोनी बुढ़िया अमावस की काली रात को उसी कब्रिस्तान की कब्र से बाहर निकलते थे, और उसके बाद से वो जिसे भी दिख जाती है वो मारा जाता है। क्योंकि एक बार तो मैं उस बुढ़िया के हत्थे में चल गया था। अभी वो आदमी मुझे अपनी बात बताने वाला था कि तब एक गाड़ी से मेरी जोर की टक्कर हुई, और उस टक्कर में मैं अपने होश खो बैठा, और जब मुझे होश आया तब भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अच्छी बात तो ये थी कि मेरे घर वाले मेरे साथ थे। उस टक्कर में मेरे हाथ पैर भी टूटे, पर मैं कुछ महीनों में ठीक हो गया। हालांकि अभी भी मेरी आंखों की रोशनी नहीं लौटी है, पर पता नहीं क्यों हर रात उस बोनी बुढ़िया के सपने मुझे आते हैं, जो मुझे बार बार उसी कब्र पर लेटाते नजर आते हैं। पर दोस्तों पता नहीं वो आदमी कौन था जो मुझे उस रात अपने घर पर लेकर जा रहा था, और उस एक्सीडेंट में उस आदमी के साथ क्या हुआ ये तो मुझे नहीं मालूम। खैर दोस्तों, जो कुछ भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में।